वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस का, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी सीरीज़ है, ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। अब जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसने 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार जो था उसको देने की सिफारिश की थी। ठीक है, यानी कि ये रिकमेंड किया था कि 25 ईयर्स से ज़्यादा जो भी पुरुष और महिलाएं हैं, उन सभी को मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नेहरू रिपोर्ट 1928 की एक रिकमेंडेशन थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्या कुछ इसका सही आंसर होना चाहिए, उसको यहाँ पर देखते हैं। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसने 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष और महिलाओं, इनको मतदान देने की सिफारिश की थी, यानी कि 25 साल नहीं 21 साल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। दूसरा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। सो इस तरीके से जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। केवल सेकंड वाला सही है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए, पूछा गया कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उसने भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया। दूसरा स्टेटमेंट है 1833 के चार्टर अधिनियम ने चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। चलो, 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें, सो इस एक्ट ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन अभी बाजार प्रतिस्पर्धा, मतलब उसमें जो है सब लोग अब व्यापार कर सकते थे, जितने भी ब्रिटिश थे, लेकिन कंपनी ने अभी भी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम रखा था। दूसरा स्टेटमेंट जो है, इसमें 1833 के चार्टर एक्ट की बात थी, तो ये जो एक्ट था, इसने भारत में कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था और जो चाय पर व्यापार था, उसका जो एकाधिकार था, उसको भी यहाँ पर एंड किया गया। और इसने कंपनी की प्राथमिक भूमिका को व्यापार से हटाकर शासन में बदल दिया। मतलब जितने भी व्यापार के राइट्स थे कंपनी के, उनको एंड किया गया और अब वो सिर्फ यहाँ पर गवर्नेंस का काम देखती थी। इस एक्ट ने कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को भी समाप्त कर दिया, जिससे उसका ध्यान भारत के प्रशासन और शासन की ओर पुनः केंद्रित हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको ये 4 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन इसमें गदर आंदोलन में शामिल था। तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। ठीक है, अब कितने ऐसे हैं जो इसके अंदर सही हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि चारों के चारों ये व्यक्ति शामिल थे किसमें? गदर आंदोलन में। गदर आंदोलन की बात करें, 1913 में ये स्टार्ट हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था और उत्तरी अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियां इसके द्वारा संचालित की जाती थी। एक साप्ताहिकी निकाला गया था, साप्ताहिकी समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था? गदर। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसको एस्टेब्लिश किया था। जीडी कुमार की बात करें, इन्होंने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी और गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नाम का एक समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1910 में जीडी कुमार और तारकनाथ दास ने की थी। गदर पार्टी के और कौन कौन संस्थापक थे और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, तो लाला हरदयाल थे, रामचंद्र थे, भगवान सिंह थे, इसके अलावा करतार सिंह सराभा थे, बरकतुल्ला थे और भाई परमानंद थे। 1914 की बात करें तो 1914 में नेतृत्व की कमी के बाद बंगाल के क्रांतिकारी भी गदर आंदोलन में शामिल हो गए थे और यहाँ पर एंट्री होती है रास बिहारी बोस की। ठीक है, और रास बिहारी बोस वही हैं जो कि वायसराय हार्डिंग पर जो हमला किया गया था
उसके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, फाइनली अगर हम कहें तो विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए जनवरी 1915 के मध्य जो थे रास बिहारी बोस ये पंजाब पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदाई खिदमतगार इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक तरीकों पर केंद्रित एक क्रांतिकारी समूह था। तो ये चीज़ एकदम गलत है, क्योंकि गांधीवादी जो पॉलिसी थी उसको ये फॉलो करता था। यह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक अहिंसक आंदोलन था, ये बात सही है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल का एक किसान विद्रोह था, ये इनकरेक्ट है। यह पंजाब में एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था, ये भी इनकरेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी। आगे बात करें खुदाई खिदमतगार की, तो इसको दो और नाम से भी जाना जाता है। एक है आपका सर्वेंट्स ऑफ गॉड, दूसरा है रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती। ठीक है, ब्रिटिश भारत में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जो पश्तून स्वायत्तता और ब्रिटिश दमन का अंत करने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान इन्होंने किया था। समय के साथ आंदोलन राजनीतिक हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में इनकी बढ़ती जो प्रभुता थी या फिर प्रमुखता थी उस पर ध्यान दिया था। साल 1929 की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य जो नेता थे इनकी गिरफ्तारी की गई। आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था, क्योंकि उन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि ये जो आंदोलन था ये फाइनली कांग्रेस में ही मर्ज हो गया था। खुदाई खिदमतगार के सदस्य संगठित थे और पुरुष जो थे वो अपनी वर्दी के रूप में पहनी जाने वाली चमकदार लाल शर्ट की वजह से अलग दिखाई पड़ते थे, और महिलाएं जो थीं वो काले कपड़े यहाँ पर पहनती थीं। सो वस्त्रों के जो कलर हैं, जो क्लोथ्स ये लोग पहनते थे, उसको भी याद रखना है। खुदाई खिदमतगार ने विभाजन का विरोध किया था और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र के निर्णय के पक्ष में ये नहीं थे। आगे खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान ये 1890 में बर्थ है इनकी, और 1988 में फाइनली ये इस दुनिया से जाते हैं। पश्तूनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक मुस्लिम जातीय समूह था। उसके 20वीं सदी के अग्रणी नेता महात्मा गांधी के अनुयायी थे और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था, महात्मा गांधी को ये फॉलो करते थे। इसके अलावा बात करें तो गांधी से मुलाकात की इन्होंने, और 1919 में रॉलेट एक्ट पर आंदोलन के दौरान ये राजनीति में प्रवेश करते हैं। आगे बात करें साल 1920 की, तो साल 1920 में खिलाफत आंदोलन में ये शामिल हो गए। अब खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो तुर्की थी, तुर्की के सुल्तान को भारतीय मुसलमानों के आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करना, ये पर्पस था खिलाफत आंदोलन का। 1921 में उन्हें अपने मूल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक जिला खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया था। साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में भाग लेने के तुरंत बाद गफ्फार खान ने पश्तूनों के बीच लाल शर्ट आंदोलन या फिर खुदाई खिदमतगार इसकी स्थापना की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। पहला ये कि 1947 से 1951 तक लखनऊ यूनिवर्सिटी और 1951 से 1954 तक BHU के ये कुलपति रहे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है वे जैन धर्म के विद्वान थे, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर केवल एक हमारा स्टेटमेंट सही है। आचार्य नरेंद्र देव के संदर्भ में ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें याद रखिएगा। 1889 से लेके 1956 ये इनका पूरा लाइफ स्पैन रहा है। प्रसिद्ध भारतीय समाजवादी नेता, शिक्षा के पक्षधर और मुक्ति सेनानी या फिर हम कहें स्वतंत्रता सेनानी थे। साल 1947 से लेकर 51 तक लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके अलावा 1951 से 1954 तक BHU के कुलपति रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे या फिर कहें तो अध्यक्ष भी रहे थे उसके। इन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, उसके महत्व को पहचाना और ये चाहते थे कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए। ये जो थे किसान आंदोलन में सक्रिय हुए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे थे। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। मार्क्सवाद में उनकी गहरी रुचि थी, जिसकी वजह से
मतलब जिसकी उन्होंने समाजवादी विचारधारा को, मतलब उनकी समाजवादी विचारधारा को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद आचार्य देव 1956 में अपनी मृत्यु तक सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनके लिए कहा था कि ये भारत के महानतम सपूतों में से एक हैं और राष्ट्र उनका बहुत बड़ा ऋणी है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम 1975 में उनके नाम पर रखा गया। सो ये जितने पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं आचार्य नरेंद्र देव के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं समीक्षा अधिकारी की और उत्तर प्रदेश पीसीएस की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।